नमस्कार, स्वागत है आपका। और शुरुआत यहाँ पर आज चीनी के साथ करेंगे, जहाँ पर एक तरफ सरकार शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने यूपी सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा आते हुए देखा है। ये स्टेट एडवाइजरी प्राइस में बढ़ोतरी करके है। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं पूरी डिटेल पर बात करने के लिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम गेस्ट से इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। लेकिन असीम, चीनी थोड़ी सी यहाँ पर मिठास कम होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन किसानों के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छी खबर है। ट्रेड अभी भी अपने पॉजिटिविटीज का इंतजार करता हुआ। जी सही कहा आपने, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ पर स्टेट एडवाइजरी जो एडवाइज प्राइस होता है उसमें बढ़ोतरी की थी, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने स्टेट एडवाइज प्राइस के अंदर बढ़ोतरी की है। 23 रुपये प्रति क्विंटल की ये बढ़ोतरी की गई है, और ये नए शुगर सीजन से ये बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। तो जितने भी किसान हैं उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाते हैं उनको इसका फायदा होगा। और पे आउट की बात करूं तो करीबन 3000 करोड़ रुपए के आसपास का पे आउट होगा, और नया शुगर सीजन ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो चीनी कंपनियां सरकार से लगातार मांग कर रही है कि उनको एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी जाए। तो इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सरकार बहुत जल्दी 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। तो हमको उसका भी इंतजार करना पड़ेगा कि कब सरकार इसको मंजूरी देती है। एब्सोल्युटली असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस खबर के लिए भी। तो एक तरफ ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मंजूरी का अभी भी यहाँ पर इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के बाद यूपी ने अब यहाँ पर स्टेट एडवाइजरी प्राइस बढ़ा दिया है। आपको याद दिला दें कि एफआरपी में लगातार यहाँ पर बढ़त होती ही रही है, और उसके साथ साथ एसएपी में भी यहाँ पर तेजी है। हमारे साथ अब इस्मा के डीजी दीपक बलानी और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, ऑफ कोर्स इस्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, काफी सारी मुद्दों पे यहाँ पर बात हुई है। हमारे यहाँ पर जो मेरे कॉलीग्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर इसे अटेंड किया है, और काफ़ी कुछ यहाँ से निकल कर भी आया है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉप साइज अच्छा खासा है इस बार। एक्सपोर्ट के नंबर्स जब तक नहीं आते थोड़ा सा प्रेशर, टेंशन ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ सामने जिस तरह से हम यहाँ पर सैप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, प्राइसेस में बढ़त नहीं है। एक फॉर्मूला ड्रिवन शुगर प्राइस की बातचीत हम यहाँ पर आई थिंक अब एक डेकेड से शायद कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। जी नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। पहली बात तो जो यूपी गवर्नमेंट ने आज एसएपी रिवीजन का नोटिफिकेशन दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और ये बहुत किसान फ्रेंडली और किसानों के हित में है। जैसे कि बताया, लगभग इससे 3000 करोड़ की ज्यादा रेवेन्यू किसानों के पास जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, किसानों के हित में हमें हमेशा रहना चाहिए। मिल किसानों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि 25-26 जो है हमारा शुगर सीजन काफी अच्छा है, प्रोडक्शन की काफी अच्छी उम्मीद है। और आपको मालूम है एलोकेशन भी जो है जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम एलोकेशन होते दिख रहा है। तो एक शुगर सरप्लस का सीजन है, और हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त वायबल नहीं है कि एक्सपोर्ट हो, बट फिर भी हमें एक लगता है कि 3 या 4 महीने का एक विंडो आएगा दिसंबर से मार्च तक का, जहाँ की जो वर्ल्ड मार्केट है वो शायद इंडियन शुगर एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि सरकार जो है एक अर्ली अनाउंसमेंट 20 लाख टन का कर दे जल्दी से जल्दी, तो हमारे रॉ शुगर प्रोडक्शन और हमारे जो भी प्लानिंग कर सकें उससे एक तो डोमेस्टिक प्राइसेस को भी थोड़ा सेंटिमेंट होके स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि डिमांड भी काफी सबड्यूड है और प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जबकि नवंबर का कोटा भी काफी रीजनेबल दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट एक जो रेट है जो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। तो कम से कम 20 लाख टन के शुगर एक्सपोर्ट का अनाउंसमेंट से एक डोमेस्टिक प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीनी जो है दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारी बाहर जा सकती है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी। और जैसे आपने सही कहा कि शुगर प्राइस जो एमएसपी है वो फ्रोजन है लगभग 5 से 6 साल से। तो अब क्योंकि हम एक शुगर ग्लट सीजन में जा रहे हैं जहाँ की काफी शुगर होगा, और डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है जैसे कि हमने बोला 281 लाख टन हुआ है 24-25 में, और इस बार भी लगभग 285 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। तो अब तो लगता है कि एमएसपी लाना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो अगर नहीं होती हैं तो एक बड़ा केन पेमेंट का भी इशू हो सकता है। तो एक्सपोर्ट के साथ एमएसपी और इथेनॉल प्राइसिंग आपको मालूम नहीं, एलोकेशन, तो ये सारे मुद्दे हैं और एक रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है ताकि ये होलिस्टिकली इसको एड्रेस किया जा सके।
अतुल जी, आपकी भी एक सेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि जो सारी की सारी कंसर्न्स हैं वो वहीं की वहीं हैं। हमने पिछले सीजन शुरुआत होने से भी ऑलमोस्ट यही बातें करी थी और इस सीजन में भी अब यही बात कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के प्राइसेस 6 साल के लोज पर हैं, 15 सेंट्स के नीचे होने जाता हुआ देखा है हमने। और दूसरा ये है कि FRP SAP बढ़ते जा रहे हैं, एथेनॉल प्राइस रिविजन यहाँ पर हुआ नहीं है, शुगर ग्लट की सिचुएशन सामने है और सारी की सारी चीजें दो की तो। बोला, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं उससे। पर एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जहां तक केन फार्मर और इंडस्ट्री का सवाल है, ये चोली दामन का साथ है। अगर एक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा और दूसरा सेक्टर पिटा रहेगा तो कहीं न कहीं उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वाले के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर आज गन्ने का दाम बढ़ता जाता है, जो कि बढ़ रहा है, FRP बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 8% के आसपास का इजाफा हुआ है इस मरतबा, तो इसका अगर आप MSP नहीं बढ़ाएंगे और एथेनॉल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसा दबी जुबान से दीपक जी भी बोल रहे थे, कि गन्ने के पेमेंट्स में भी इसके ऊपर आंच आ सकती है। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं एक्सपोर्ट हो या ना हो वो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल भी बाजारों का बहुत ज्यादा प्रेशर में है और हिंदुस्तान का अगर 2 मिलियन का अनाउंसमेंट होता है उससे भी शायद थोड़े दब जाएंगे बाजार। बट हैविंग सेड दैट, एक नीचे का लेवल पे बाजार अटकेगा एक्सपोर्ट का विंडो खुला रहने से। तो जो एक्सपेक्टेशन है कि इतनी बड़ी क्रॉप है, ये बाजार प्रेशर में आ सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में आ सकती है और थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो सकता है। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज इंडस्ट्री तकलीफ में रहेगी। तकलीफ एक और भी है, और दीपक जी वो यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है, जहां पर हम 19-20% के बीच में अब अटक गए हैं। देखिए 20% तो हमने अचीव कर लिया है, और जैसे कि आपको मालूम है सिर्फ 290 करोड़ लीटर का अलॉटमेंट हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा चिंता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है, देखिए सरकार ने, नीति आयोग ने 2021 में जो रिपोर्ट निकाली थी EBP की, उसमें ये कहा गया था कि जब हिंदुस्तान E20 अचीव करेगा तो उस समय शुगर सेक्टर का जो शेयर होगा लगभग 55% होगा। और कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी थी, उसके बेसिस पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई और 900 करोड़ लीटर का कैपेसिटी आ गया। अगर आप RSENA को हटा दें तब भी 650 करोड़ लीटर का पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए कैपेसिटी आ गई। इस बार भी हमारा ऑफर लगभग 472 करोड़ का था, लेकिन अलॉटमेंट सिर्फ 290 करोड़। तो ये मान के सिर्फ 28% पे हम आ गए, और 2019 में हम लगभग 91% थे। और शुगर फीड स्टॉक जो है ये एक बैकग्राउंड है, एक प्लेटफॉर्म था पूरे EBP प्रोग्राम का, और शुगर सेक्टर को देख के ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टॉर्शन हो गया है। तो अलॉटमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी चिंता है। हमें लगता है कि कंजम्पशन के ऊपर, डिमांड के ऊपर सरकार को देखना होगा। जो E20 के बियॉन्ड का जो रोड मैप है वो जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, कि हायर ब्लेंडिंग कर रहे हैं कि E100 में जा रहे हैं या डीजल ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि 30-40% के ऊपर अगर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है तो ये हमारी डिस्टिलरीज बिल्कुल वायबल नहीं है। और क्योंकि एक शुगर इथेनॉल का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है कि शुगर ग्लट ना है, तो इससे कहीं ना कहीं, जैसे अतुल जी ने बोला कि शुगर की केन पेमेंट शुगर केन की इससे कनेक्टेड है, तो अलॉटमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डिमांड के ऊपर, और शुगर फीड स्टॉक को वापस हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो कम से कम 50% जो है शुगर के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, कि भाई जो भी आपकी इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है उसमें 50% जो है वो शुगर फीड स्टॉक को देंगे और 50% आप ग्रेन को दे देंगे। कोई ना कहीं एक बैलेंस लाना पड़ेगा शुगर और ग्रेन के बीच में, ताकि एक जस्टिस हो जाए दोनों फीड स्टॉक के बीच में। अतुल जी, मेरा सवाल फिर वही है, क्योंकि ये चीजें कोई भी नहीं है जो भी हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आई थिंक पिछले 1 साल से तो लगातार कर ही रहे हैं। अब जो ये एथेनॉल वाला इशू है जो अब ग्रेन्स में जा रहा है, बाकी कंट्रीज ऑफ कोर्स दूसरी तरीके से यहाँ पर मूव कर रही हैं। इंडियन एथेनॉल स्टोरी आप यहाँ से अब कैसी बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि 20% के बियॉन्ड एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट में कोई चर्चा नहीं है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, पर एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज की तारीख में शुगर सेक्टर जो है
FRP इज समथिंग विच इज स्टैट्यूटरी। हम लोग ऐसा नहीं है कि गन्ने का दाम अगर X है तो X न देके X माइनस दे, वो नहीं हो सकता है। वो होगा तो हम लोग जेल जाने की नौबतें आती हैं। बट आज की तारीख में मक्के का आप देखिए जो प्राइस फिक्सेशन है which is closer to about 72 rupees, something like 71.86 or something like that. उनके ऊपर भी मक्के में भी MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 24, बट वो मैंडेटरी नहीं है। और आज की तारीख में मक्का देखिए 18-19 रुपए के लेवल पे बिक रहा है। और ऑब्वियसली हम लोगों के साथ, हमारे शुगर सेक्टर के साथ ये मैं समझता हूँ ज्यादती हो रही है। हमारा तो ये मानना है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आज की तारीख में, पहले हम लोग वी वर डिमांडिंग कि MSP जो है वो 41 रुपीज हो, पर आप चूंकि 8% बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट रफली अबाउट 3 रुपीज पर किलो आएगा। तो अब हम लोगों की डिमांड तो मैं समझता हूँ 44 रुपीज से कम नहीं है मिनिमम सेलिंग प्राइस। एंड सेकेंडली, एथेनॉल का प्राइस बिटवीन मेज एंड शुगर केन जूस एथेनॉल should be at par. There's no reason why sugar should be deprived of this. और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो धीरे धीरे शुगर सेक्टर थोड़ा तकलीफ में आएगा, वो लाजिमी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और दे माइट हैव टू, क्योंकि आज मेज के कारण और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो तकलीफ में हैं। हम लोग बहुत मर्तबा चर्चा भी कर चुके हैं। यार देखिए, सोया का रकबा घट रहा है, ऑयल सीड का रकबा घट रहा है, पल्सेस का घट रहा है, कॉटन का घट रहा है, और पोल्ट्री सेक्टर भी हाई प्राइसेस दे रहा है। और तो मैं समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जितना बढ़िया, जहां तक गन्ने का है उतना बढ़िया किसी और ऑयल्स, किसी और कमोडिटी का नहीं है। और जहां तक प्लानिंग की बात है, नीति आयोग ने दीपक राइटली सेड कि वो 55% वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम शुगर सेक्टर एंड 45, आज क्या हो गया है 27% के आसपास रह गया शुगर का कंट्रीब्यूशन, एंड 73% फ्रॉम ग्रेन। एंड ग्रेन का इतना बड़ा डाइवर्जन फॉर अ कंट्री ऑफ 145 मतलब 1.45 बिलियन पीपल, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। वेल एब्सोल्युटली, मुझे याद है अतुल जी, पिछले 2 सालों में हमने सिर्फ शुगर पॉजिटिव स्टोरीज यहाँ पर की हैं क्लियरली, लेकिन वो जो ब्लू आइड बॉय का दर्जा जो शुगर को दिया गया था वो बहुत जल्दी फिलहाल यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 1 साल में यहाँ पर चेंज हुई हैं। दीपक जी, ये सवाल आपसे है, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जो घरेलू मामले हैं वो तो हैं ही, एक्सपोर्ट अगर अलाउ किया जाता है, कितना अलाउ किया जाता है, और जैसे अतुल जी ने कहा कि जैसे ही हम वो अनाउंस करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस फिर नीचे आएंगे, बिकॉज इन एनी केस चाहे वो ब्राजील है, थाईलैंड है, शुगर अबंडेंस में है। इस बार जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे कि यूएस, यूरोप वगैरह, वो हमारी चीनी यहाँ पर लेती नहीं है। जो बाकी बची कुछ ही मार्केट्स हैं, आप कितनी चीनी उन्हें बेच पाएंगे? तो क्या यहाँ पर भी सरकार की हेल्प लगेगी टू फाइंड न्यू मार्केट्स? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। अतुल जी ने सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अभी बहुत सबड्यूड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपोर्ट 2 मिलियन के एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, वो डाइजेस्ट करने के बाद ये रेट है, तो इसके नीचे मुझे नहीं लगता है किसके जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि एक विंडो अपॉर्चुनिटी आएगी जब ब्राजील शुगर नहीं होगा वर्ल्ड में, तो एक लो क्वालिटी वाइट्स के लिए कुछ मार्केट बनेगा। और मुझे लगता है कि अर्ली अनाउंसमेंट से ये हो जाएगा कुछ रॉ शुगर की एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारी कोस्टल रिफाइनरीज हैं जो कि ब्राजील से रॉ लेती हैं, और वो कुछ इंडिया से भी रॉ हमारे पोर्ट के रिफाइनरीज को जा सकता है, और कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं लो क्वालिटी वाइट्स की। तो एक विंडो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास 3-4 महीने की, बट वो तभी होगा जब हमारी अर्ली अनाउंसमेंट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रेट रीजनेबल आएगा जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला कि एक्सपोर्ट अनाउंसमेंट से एक सेंटिमेंट भी आता है। जैसे आपको मालूम है, पिछले दिसंबर में महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग 33-34 रुपए पे चीनी बिक रही थी। जब जनवरी में एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ तो वो मार्केट स्टेबलाइज होकर लगभग 37-38 पहुंच गया, जो कि एक वायबल हो जाता है। तो एक सेंटिमेंट्स भी है। तो अनाउंसमेंट से ये हो जाएगा कि डोमेस्टिक रेट्स भी फर्दर स्लाइड नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन है, और अगर एक्सपोर्ट अनाउंस नहीं हुआ
तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर और जनवरी में वी कैन सी अ वेरी लो शुगर प्राइसेस इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, व्हिच इज मच बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो एक्सपोर्ट अनाउंसमेंट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम होगा इस वक्त। ऑलराइट, ब्रेक में जाने का समय है, लेकिन आप दोनों के पास ही एक एक फाइनल स्टेटमेंट के लिए आना चाहूंगी, क्योंकि जो बड़ा दूसरा एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है वो कंज्यूमर बैकलैश है, जो हमने पिछले टाइम भी आता हुआ देखा था। 20% पे तो कुछ बहुत यहाँ पर सेटल हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 20, 25, 30 की बात करेंगे, आपने 100 भी कहा, आई एम अज्यूमिंग बहुत सारी अवेयरनेस और बहुत सारा एक मार्केट कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको उसके लिए गेन करना होगा। अतुल जी, दीपक जी, आप दोनों के लिए ही ये सवाल है कि उसके लिए कितनी तैयारी है? दीपक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो E20 के ऊपर जो हल्ला गुल्ला हुआ है, ये बहुत ही लिमिटेड सोशल मीडिया कुछ हैंडल्स ने किया। 99.99% कंज्यूमर्स जो हैं ये इससे खुश हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें आगे प्लानिंग करनी चाहिए, और सिर्फ ब्लेंडिंग ही नहीं, बट हमको E100 के ऊपर, E85 के ऊपर जो हमारा एक पेंडिंग चल रहा है, कि जहां हम लोग फ्लेक्सी फ्यूल और स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, जहां पे GST रैशनलाइजेशन की बात है, तो हमें एवरेज ब्लेंडिंग बढ़ाने की बात करनी चाहिए। जैसे ब्राजील में 54% है, तो हम चाहते हैं कि E100 फ्लेक्सी फ्यूल, स्मार्ट हाइब्रिड और जो डीजल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब चीजों पे पॉलिसी डिसीजन होने की आवश्यकता है। एक रोड मैप जो पेंडिंग है बियॉन्ड E20, उसको जल्द से जल्द सरकार रिलीज करे, ताकि हमारे रोड मैप क्लियर हो। अतुल जी, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। जो दीपक जी बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जितना भी कुछ आपने सोशल मीडिया में सुना, पढ़ा, मैं समझता हूँ इट वॉज टारगेटेड। इट हैड नथिंग टू डू विद ग्राउंड रियलिटीज। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट हो रहा था, एंड इट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड इट सीम्स। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को एथेनॉल के प्रोग्राम को डिरेल नहीं करना चाहिए, और इसको जैसे अपने E20 को तो खैर बढ़ाना चाहिए, और फ्लेक्स फ्यूल कार्स को भी अपने को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो E100 और ये सब चीजें हैं वापस आ जाएंगी। बट हुआ क्या है कि इंटरनेशनली भी इस पीरियड में पेट्रोल और क्रूड के दाम इतने नीचे हो रखे हैं, तो ओवरऑल उसका डिसीजन मेकर्स को उतनी ज्यादा उसकी तकलीफ नहीं हो रही। पर जिस दिन ये दाम बढ़ने चालू हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हम लोगों को ये जो डिरेल करा है या E20 के ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, उसका खामियाजा आगे में मतलब भुगतना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अतुल जी, दीपक जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, और वो होस्ट ऑफ शुगर, एथेनॉल, एक्सपोर्ट सभी पे चर्चा भी करने के लिए। हमारे साथ अब गंगानगर कमोडिटी से अमित खरे एंड कमोडिटी समाचार सिक्योरिटी से अंकित कपूर हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, आपसे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि US फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पर किस तरह का कारोबार होना चाहिए। मनीषा जी, बिल्कुल काफी अहम डेटा है। रात को 11:30 बजे है, चूंकि इफेक्ट इसका अपने यहाँ पे कल आएगा, तो हल्की पोजीशन ले जानी चाहिए, ज्यादा पोजीशन जो है कैरी करके नहीं ले जानी चाहिए। सबसे पहला ट्रेड तो मैं बेस मेटल से दूंगा। बेस मेटल में मैं देख रहा हूँ कि कॉपर और जिंक लगातार काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी भाव 1016 के आसपास चल रहा है। 1010, 1005 की रेंज में कहीं पे भी नवंबर वायदा कॉपर में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1030 से लेके 1050 तक के टारगेट इसमें रखने चाहिए। स्टॉप लॉस 990 का रहेगा। वहीं पे जिंक नवंबर वायदे की मैं बात करूं तो 300 रुपए के आसपास इसमें कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए का टारगेट रखना है, और नीचे में 294 का स्टॉप लॉस है। अब हम बुलियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुलियंस इन दिनों काफी धूम मचा रहे हैं। एक अच्छा करेक्शन के बाद वापस फिर से रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो मिनी लॉट में मैंने ट्रेड बनाए हैं। गोल्ड मिनी नवंबर वायदा 1,19,500 के आसपास खरीदना है। 1,24,000 रुपए का टारगेट लेके चलना है। वहीं पे स्टॉप लॉस 1,18,000 रुपए का रहेगा। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा 1,48,000 के आसपास खरीदना है। 1,53,000 रुपए का इसका टारगेट रखना है, और 1,46,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा जी। ऑलराइट, अंकित, आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं आज के कारोबार के? गुड इवनिंग मनीषा जी। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर काफी टाइम से पॉजिटिव थे, उसके बाद में 2 महीने की तेजी के बाद में अब करेक्शन देखने को मिला था। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है, तो जितने भी फंडामेंटल्स है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो गिरावट पे अगर मैं बात करूंगा तो सिल्वर यहाँ पे मेरी टॉपिक रहेगी। कोई भी गिरावट अगर मिलती है इंटरनेशनल टर्म में,
तो कॉमेक्स डिवीजन स्पॉट में $48 $47 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलें। जब तक $43 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है सिल्वर, तब तक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। आने वाले टाइम में $52-55 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। M6 की अगर बात करूं तो M6 में 1,30,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 1,30,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। जिन्होंने भी 1,70,000 1,80,000 के जो फोमो में आके जिन्होंने खरीदारी करी है, तो मेरा मानना है कि वहां पे उनको अभी होल्ड करना चाहिए। आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 1,30,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। खरीदारी की राय है, कोई भी गिरावट मिलती है 1,43,000 से 1,40,000 के बीच में कर सकते हैं। टारगेट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 1,65,000 वापस से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। और जैसे कहा गया, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाम को यूएस फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट है और वो 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर्ड इन है। अगर वो आते हैं तो बाजार ऐसे ही रहेगा, अगर नहीं आता है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी स्पूकीनेस हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।